नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। बहुत ही सरल सब्जेक्ट, आसानी से याद हो जाता है यदि आप मेहनत करते हैं तो। इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में एक टॉपिक रन कर रहा था, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। यही था, राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल। हाँ जी, ये चर्चा हम करेंगे आपसे, लेकिन अभी अच्छा देखिए, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी हैं और हमारे एक प्रिय स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आया है कि सर कितना पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। यही तो क्वेश्चन है। तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कितना पढ़ा जाए या कैसा पढ़ा जाए कि भैया क्या पढ़ा जाए, ठीक, ये ज़रूरी है। एक तो पढ़ने का स्मार्ट वर्क के तहत आप वो जैसे कि आप विगत एग्ज़ाम सर्वे करके उन स्थानों तक पहुँचें जहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में उठाए जा रहे हैं, ठीक। बाकी की किताबें तो जीके की बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी रखी हुई हैं, लेकिन उन जगहों तक पहुँचें। दूसरी बात यह है कि एक कार्य योजना निर्धारित करें, पूरे दिन का शेड्यूल निर्धारित करें, टाइम टेबल बनाएं। उस कार्य योजना के तहत आप अडिंग हो करके कि मुझे जैसे कि भाई फिक्स 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है या 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है, बहुत है। 6 घंटे भी आप एक्स्ट्रा पढ़ ले हुए कोचिंग के अलावा तो ये बहुत सफिशियंट है, मेरा मानना है। और कंटिन्यू अगर 6 महीने या 4 महीने इस प्रक्रिया को रन कर लेते हो ना, तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि कंटिन्यू। अभी मैं एक स्टूडेंट एक क्लास में ही कह रही थी कि सर क्या फ़ायदा होता है, सरकार वैकेंसी निकालती है उसके बाद फिर 6-6 महीने का गैप दे देती है, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, हम तो पहला सारा भूल गए। तो ये भूल कैसे गए? क्योंकि आपने गैप स्वयं ने दिया। और ये देखो 99% ये होता है कि जब हम असफल होते हैं तो उस असफलता का दोषारोपण हम हमेशा दूसरों पे ही करते हैं कि मुझे ये व्यवस्थाएं नहीं मिली, ये सुविधाएं मिली, कोचिंग में ये कमी थी, घर वालों ने ये कमियां कर दी, या फिर सरकार ने गैप दे दिया, ये कर दिया। ये सब असफलता का हमेशा ठीकरा हम दूसरों के ऊपर ही फोड़ते हैं। लेकिन हम जब आत्म अवलोकन करते हैं ना, तो रियल फैक्ट ये है कि हम सारी चीज़ों के जिम्मेदार स्वयं होते हैं। ये रियल बात, सफलता असफलता सब चीज़ के जिम्मेदार हम क्या होते हैं? स्वयं। तो आप अपने ऊपर कर्तव्यनिष्ठ होकर के देखो, आप से मैं सामान्य सी बात करता हूँ, आपने विगत समय में एग्जाम दिया होगा, कोई दिया है, आपने उसकी एग्जाम की तैयारी के लिए बुक ली होगी। आपने जो बुक ली, क्या वो कंप्लीटली पढ़ी? क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए कि किसी भी स्टूडेंट ने अपने घर पर रखी हुई किताबों से जो कंपटीशन के लिए ली गई, अदर कंपटीशन या कोई भी कंपटीशन के लिए, उनमें से कंप्लीटली किसी एक किताब को किसी ने पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा। तो हम अपने प्रति ईमानदार हैं कहाँ? ठीक, हम हमारे किताबों का ढेल कर लेते हैं। अभी किसी ने बताया फला किताब अच्छी चल रही है, ले आए मार्केट से, रख दी, 4 दिन पढ़ी, उसके बाद मन नहीं लगा। उसके बाद किसी ने नोट्स बताए, किसी ने कुछ बताया, सब कुछ ढेर तो कर लेते हैं, ठीक। लेकिन हम ईमानदारी के साथ पढ़ते कहाँ हैं? एक किताब को भी ईमानदारी के साथ पढ़ लेना तो वो भी हमें 50 से 60% मैटर दे जाती है। ये कितनी सी किताब एग्जाम का। तो आप सोचो हम ईमानदारी बरतते कहाँ थे? अर्थात हम स्वयं अपने प्रति धोखेबाज हैं। और जिस दिन ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जिस दिन हम स्वयं के प्रति वफादार हो जाएंगे, स्वयं का आत्मावलोकन करने लग जाएंगे, उस दिन सारा चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। आप तो बस ये है, अभी देखो मैं देखता हूँ बच्चे मोटिवेट होकर के कि कुछ दिन के लिए अभी कार्य योजना बनाएंगे, कार्य योजना घर जाते ही टाइम टेबल हर चीज़ का पूरा 24 घंटे का फिक्सेशन कर लेंगे, सोने से लेकर जगने से लेकर फ्रेश होने के लिए सारी चीज़ों पढ़ने का, सब्जेक्ट वाइज। लेकिन उस प्रक्रिया पर अमल कितने दिन रहता है?
मोटिवेशन हमारे यहाँ तो आप समझते हो, हमारे यहाँ के स्टूडेंट में मोटिवेशन ज़्यादा ज़्यादा 24 घंटे तक असर करता है, उसके बाद फिर वही ख़त्म सिंग हो जाते हैं। ठीक, तो कुल मिला करके उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप वर्क कितने टाइम करते हो। अगर मैं कह रहा हूँ ना, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हाउ एनी कंडीशन, कितनी परिस्थितियाँ आएँ, कुछ भी अच्छी आएँ बुरी आएँ कुछ भी आएँ, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप 7 दिन वर्क करके देख लो, और 7 दिन बाद ही आपको ऐसा फील होगा कि मैं सक्सेस हो जाऊँगा, मैं आराम से सक्सेस हो जाऊँगा। 7 दिन कर लो आप, बस 6 दिन कर लो, 7 दिन कर लो, एक बार उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वर्क करके देखो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। तो ये करें, बस बात कहने की है, करते बहुत कम है। हाँ जी, हाँ जी, इतना टाइम तो हो। और मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी कंपटीशन हो, ये नहीं जो आप अब तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन हो इतने टाइम में निकल जाता है। हाँ, नहीं मैंने नहीं बताई एक्चुअल, मैं ये कहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उस समय किताबों का रेफरेंस देता हूँ। ठीक, अब उन किताबों के नाम निकलते हैं तो किताबें तो सभी अच्छी हैं, लेकिन आपका लेवल किस किताब को बिलोंग करेगा, आप कौन सी किताब पढ़ सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली मैंने गोपीनाथ शर्मा जी की किताब का भी उल्लेख किया, राजस्थान का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, उनकी खुद स्वयं लेखक के रूप में किताब है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेज की तैयारी करने वाला स्टूडेंट तो उसको फेस कर नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें तुलनात्मक अध्ययन दे रखा है, और कहीं ना कहीं देखें तो उस स्थिति को फेस करना बहुत कठिन है। बच्चा दिमाग में घूम जाएगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक, लेकिन उसको फेस करना है तो उससे पहले कुछ किताबों को और भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी देखो, सरल भाषा में, सबसे सरल भाषा में हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान इतिहास व संस्कृति की किताब उपलब्ध है, और उस गवर्नमेंट किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी, सरकार का उपक्रम है, तो उसमें हुक्मचंद जैन नारायण माली की किताब उपलब्ध है, वो सरल भाषा में है। नमस्ते, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो वो कोई दिक्कत नहीं है इससे, और आपको किताब का कोई अगर स्पेशल लिखवाना हो तो मैं बता दूंगा, किताब लिख दूंगा। ठीक, ज़रूरी कुछ भी नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखें कि लाना ज़रूरी है या नहीं है। मैं तो देखो कभी भी इस चीज़ का विरोध नहीं करता कि किताब ना लाओ, मैं तो ये चाहूँ जितनी किताब पढ़ सकें उतनी पढ़ो। मेरी खुद स्कूल से लाइब्रेरी से किताबें मैं निकलवाता रहता हूँ। अभी भी मेरी गाड़ी में मारवाड़ का शेर और भरतपुर का इतिहास किताब 2 पढ़ी हुई हैं। जब मैं फ्री होता हूँ, जब मेरी गाड़ी में से उनको पढ़ता हूँ। तो कुल मिला करके किताब पढ़ना बुरी बात नहीं है, किताब तो जितनी पढ़ सको उतनी कम है। ठीक है, बाकी की आपको कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ें, तो यहाँ हम बहुत सारी किताबों का मिश्रण पढ़ा रहे हैं, एक नहीं, कम से कम कितनी किताबों का मिश्रण है वो आपको अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा कि यार कितनी कितनी किताबों से नाम लेते हैं। तो सबका मिश्रण है, प्रूव मैटर है, तो आप इसको भी पढ़ें, और अगर आप अलग से किताबें पढ़ सकते हैं, क्षमता है, तो उसको भी पढ़ें। बस इसलिए मैं किताबों का कहता हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि भाई किताब ज़रूरी है, कंडीशंस कहीं लागू नहीं होती हैं। अब देखो आप ध्यान से सुने, राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल, जिसमें अगर हम देखें, हम सिलेबस का अवलोकन करें तो आप जानते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 सभ्यता स्थल दे रखे हैं, और वो कौन कौन से दे रखे हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और बैराट। ठीक भाई, अदर कंपटीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो और भी हम सभ्यता स्थलों को सामान्य वे में पढ़ सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट किताबों का अवलोकन करें तो अधिकांश गवर्नमेंट किताबों में दे रखा है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट और 9 सभ्यता स्थल के बारे में। 9 सभ्यता स्थल से रिलेटेड 2-3 लाइन लिखी होती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब में भी यही दे रखा है। और कुछ सामान्य से तथ्य, तो एक तो आपको मैंने विगत क्लासों में लगातार सभ्यता स्थलों को पढ़ाया, उन सभ्यता स्थलों के तहत आपने कालीबंगा को पढ़ा, गणेश्वर को पढ़ा, आहड़ को पढ़ा और बैराट को जाना। ठीक भाई, मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस कराए थे वो आपको याद होंगे, और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं घर पर तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि मेरा मानना है कि स्टूडेंट सिलेक्शन अब स्वयं के बल पर लेता है, और उसके लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को एकाग्रता के साथ यहाँ बैठना होता है,
चीज़ें सुननी पड़ती हैं। जिज्ञासा के तहत अगर कोई जिज्ञासा होती है तो उससे टीचर को पूछना भी पड़ता है। टीचर का भी ये मूल कर्तव्य है कि आपकी जिज्ञासा को शांत करे। नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट स्टेप के तहत घर जाकर रिवीजन करना होता है, और इस प्रक्रिया को फॉलो कर लेते हो तो आपको आसानी से याद होने लग जाता है। ठीक, रिवीजन के लिए आप 2 बार करें, 3 बार करें, जब तक याद नहीं होता है तब तक रिवीजन करें। तो आपने विगत क्लासों में ये बड़ी सभ्यताएं पढ़ी, जो मेन सभ्यताएं, और उसके बाद अगर हम और सामान्य वे में और सभ्यताओं का उल्लेख करने लगें तो हम उनका भी नॉर्मली वे में बता देता हूं कि कुछ सारे सभ्यता स्थलों का अवलोकन करते हुए, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, ध्यान से सुनना आप लोग, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल किस जिले में है? हनुमानगढ़। ठीक भाई। पीलीबंगा, ये सभ्यता स्थल भी किस जिले में है? नेक्स्ट, भादरा। भादरा सभ्यता स्थल, ये भी हनुमानगढ़ में है। देखो, मैं कुछ सभ्यता स्थलों का उल्लेख कर रहा हूं जिनसे कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी होगी, तथ्य होगा, उसका मैं आगे नोट डाल के लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं आप। तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा सभ्यता स्थल है गंगानगर में। चक 84 या तक 84, ये भी कहाँ है? गंगानगर में। ठीक भाई। यहाँ हम नेक्स्ट आगे देखें तो एक सभ्यता स्थल है अनूपगढ़। एक्चुअली अनूपगढ़ नवसृजित जिले के रूप में भी है, तो ये कहाँ है? अनूपगढ़ में। नेक्स्ट, ओला, ये है कहाँ? जैसलमेर में। सोनू, स्थान के नाम है ये। परेवर, लोद्रबा, कुंडा, नेक्स्ट बात करें सभ्यता स्थल है एक मंडौर। मंडौर को एक और नाम से भी जाना गया, मांडव्यपुर। कहाँ है? जोधपुर। हम इसमें देखें तो यहाँ से रावण की चबरी प्राप्त हुई। कोई शब्द समझ में ना आए तो तुरंत प्रतिक्रिया दिया करो कि सर ये क्या है। जानते हो चबरी क्या है? नहीं पता? एक मिनट सर। हाँ जी, चबरी क्या है ये बता देता हूं। चबरी होता है विवाह मंडप। क्या होता है? विवाह मंडप चबरी कहलाता है। एक्चुअली आपको पता हो तो रावण का वह मंदोदरी से हुआ था, तो मंदोदरी यहीं की बताई जाती है, मंडौर की। आपको पता है राजस्थान में एकमात्र रावण का मंदिर कहाँ स्थित है? मंडौर में ही है। कहाँ है? मंडौर में। और ये भी एक तथ्य है कि यहाँ के लोग दशहरा नहीं मनाते हैं। ये तो आप हाँ, अपने जीजा को थोड़ी हाँ भाई। नेक्स्ट बात करें हम, एक सभ्यता स्थल है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है? बालोतरा जिले में। नेक्स्ट बात करें तो एलाना। एलाना है जालौर में।
भीनमाल, ये सभ्यता स्थल भी कहाँ, जालौर में। नेक्स्ट रेड, ये कहाँ है, टोंक में। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया। एक्चुअली यहाँ बड़ी संख्या में सिक्के प्राप्त हुए और शायद आप जानते हो सिक्कों की संख्या लगभग 3075 थी, 3075 कहा गया। नेक्स्ट बात करें हम मालव। मालव जनपद भी रहा है, ये कहाँ है, टोंक में, सभ्यता स्थल। नगर, ये सभ्यता स्थल भी कहाँ, नेक्स्ट गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना। एक्चुअली नीम का थाना स्वयं नव सृजित जिला है। ठीक भाई। खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ, नीम का थाना। नेक्स्ट गुरारा, गुरारा सभ्यता स्थल सीकर में है। नेक्स्ट ओजियाड़ा, ओजियाड़ा सभ्यता स्थल ब्यावर में। नेक्स्ट बागौर सभ्यता स्थल, बागौर कहाँ, भीलवाड़ा में। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है बागौर से रिलेटेड। यहाँ से राजस्थान के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अच्छा, मैं आपसे एक सरल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पशुपालन, ध्यान से सुनना आप लोग। मानव ने पशुपालन किस काल में करना प्रारंभ किया? ऑप्शन में देता हूं, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पशुपालन नहीं, आप सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बता दूंगा, आप तो सोचो। इसे आदिम संस्कृति का, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा गया। यानी प्राचीन संस्कृति, पुरामानव। अच्छा, मैं बताता हूं आपको पशुपालन कब प्रारंभ किया। मैंने ऑप्शंस दिए, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव। एक्चुअली हम जब प्रारंभिक मानव को पढ़ते हैं तो प्रारंभिक मानव होता है पुरापाषाण कालीन। कैसा होता है? पुरापाषाण कालीन। और प्रारंभिक जो मानव पुरापाषाण कालीन था, उसकी विशेषताएं जब हम पढ़ते हैं तो विशेषताओं के तहत वह मानव पत्थर के बेडोल उपकरणों का प्रयोग करता था। पत्थर के बेडोल भौड़े उपकरण। नेक्स्ट विशेषता शिकारी था। नेक्स्ट विशेषता गुफा में निवास करता था, अर्थात पत्थरों के बेडोल उपकरणों से जानवरों को मारता, खाता और सो जाता। किसमें? गुफा में। बस ये जीवन की विशेषता थी। आगे समय परिवर्तित हुआ, समय आगे बढ़ा, मध्य पाषाण काल आया, मानव जीवन आगे बढ़ा। मध्य पाषाण काल के तहत मानव की जब विशेषताएं पढ़ते हो तो मानव ने पत्थरों के उपकरणों में थोड़ा परिवर्तन किया। परिवर्तन के तहत उनको नुकीला बना लिया, अर्थात उन नुकीले पत्थर के उपकरणों को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता है? मानव माइक्रोलिथ का उपयोग करने लग गया, यानी पत्थर के नुकीले उपकरणों का उपयोग करने लग गया।
परिवर्तन हुआ थोड़ा सा, तो मानव ने माइक्रोलिथ का उपयोग करना किस काल में प्रारंभ किया? मध्य पाषाण। नेक्स्ट, मानव वही शिकारी था, मानव वही गुफा में निवास करता था, लेकिन और क्या करना प्रारंभ किया इस मध्य पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? पशु। और एक नया परिवर्तन, देखो परिवर्तन क्या हुआ, वो गुफा में निवास करना, शिकार करना, हाँ, वो तो क्लियर है, उसमें कोई एक तो पत्थर के उपकरणों में परिवर्तन हुआ, दूसरा पशुपालन प्रारंभ किया, और तीसरा परिवर्तन हुआ गुफा चित्रकारी प्रारंभ, यानी गुफा में पड़ा रहता था उस समय वहां चित्रकारी करने लग गया। ठीक है, और आप जानते हैं शैल चित्रों के उदाहरण का कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, कोई दिक्कत नहीं। ये परिवर्तन हुए, जिसमें एक सबसे बड़ा परिवर्तन था पशुपालन का प्रारंभ करना। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना कि मध्य पाषाण काल में, अच्छा ये क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारत में राजस्थान में तो बागौर से प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? और आंसर है आदमगढ़ एमपी। आदमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश में है, कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, मानव जीवन में स्थायित्व कब आया था? स्थायित्व समझ रहे हो? एक स्थान पर ठहर कर रहने कब लग गया? मानव जीवन में स्थायित्व किस काल में आया था? ऑप्शन वही है, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। खेती प्रारंभ तो उसने हाँ बिल्कुल, पशुपालन तो उसने मध्य पाषाण काल में प्रारंभ कर दिया था। एक्चुअली पशुपालन करना स्थायित्व को नहीं लेके आया, क्योंकि पशु तो आज यहाँ चराए, कल दूसरे स्थान पे चराए, तो उसका जीवन ऐसे ही निकलता रहा। लेकिन नवपाषाण काल में एक बड़ा सृजन हुआ, जिसके तहत मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया, और खेती के प्रारंभिक प्रमाण मिले मेहरगढ़ से। मानव बस्ती के प्रारंभिक प्रमाण मिले मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, अब कोई बात नहीं। ठीक, अभी आपको बताएं, जो खेती करना प्रारंभ किया था, तो निश्चित रूप से ये है कि खेती एक दिन में, आज तो ऐसे आज बोई कल बड़ी हुई और परसों काट ली, ऐसे तो होता नहीं है, उसमें तो टाइम लगता है, 6 महीने 8 महीने जो भी होगा। तो इसलिए उसकी रक्षा के लिए, उसमें सिंचाई पानी देने के लिए, या नदियों के किनारे जो भी जिस प्रकार उस जगह को साफ करके बनाया होगा, तो वहाँ लोगों को रहना पड़ेगा। तो इसी प्रकार मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया, मानव ने बस्तियों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, या मानव ने अपने रहने के लिए आवास बनाना प्रारंभ कर दिया, कच्चे पक्के जो भी है। ठीक भाई, तो मानव जीवन में स्थायित्व आया था नवपाषाण काल में। खेती करना प्रारंभ किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आहड़। आहड़ कहाँ है? उदयपुर। आहड़ के बाद बालाथल। बालाथल भी कहाँ है? उदयपुर में। ये बनास संस्कृति का बेहतर रूप है। नेक्स्ट ईशबाल, ये भी। नेक्स्ट झाडोल। झाडोल शायद हल्दी के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। झाडोल भी उदयपुर में सभ्यता स्थल के रूप में। नेक्स्ट वल्लभ नगर। नेक्स्ट गिलूंड। गिलूंड कहाँ है? राजसमंद। एक है नगरी। नगरी का दूसरा नाम क्या? मध्यमिका। कहाँ है? चित्तौड़ में। नगर सभ्यता स्थल तो कहाँ है? टोंक में। और नगरी सभ्यता स्थल चित्तौड़ में। ठीक भाई, ये सिवी जनपद की राजधानी थी, मैंने शायद पढ़ाया होगा आपको। सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका या नगरी। ठीक भाई, ये तो सबको पता है।
नेक्स्ट यदि हम देखें यहाँ, यहीं लिख देता हूँ, तो एक बैराट, बैराट कहाँ? कोटपुतली ये जिला है। नेक्स्ट जोधपुरा, जोधपुरा जो पहले सभ्यता स्थल जयपुर में आता था, ये भी कहाँ है? ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट बात करें तो आलनिया, आलनिया कहाँ है? कोटा में। तिपटिया, तिपटिया सभ्यता स्थल भी कहाँ है? कोटा में। दर्रा, दर्रा सभ्यता स्थल कहाँ है? कोटा में। गडरदा ये कहाँ है? बूंदी में। इंद्रगढ़ ये सभ्यता स्थल भी बूंदी में। नैनवा ये सभ्यता स्थल भी बूंदी में। नेक्स्ट ध्यान से सुने, दर, दर सभ्यता स्थल कहाँ है? भरतपुर में। एक है बयाना, बयाना को एक और नाम से जाना जाता है श्रीपंथ, ये कहाँ है? भरतपुर में। इसमें एक क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि राजस्थान का प्रथम ज्ञात विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम ज्ञात विजय स्तंभ या सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आंसर आता है बयाना से। किसके द्वारा बनवाया गया वो? यहां से राजस्थान का, यहां से राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ, विजय स्तंभ में कोष्टक में लिख देता हूं समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित, समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित। प्राप्त हुआ। हुआ ठीक भाई। नेक्स्ट यहां से, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, यहां से नील की खेती, नील की खेती के प्रमाण मिले, नील की खेती के प्रमाण मिले। नेक्स्ट हम बात करें तो एक आता है नौहों, नौहों सभ्यता स्थल कहाँ? भरतपुर। और शायद जानते होंगे नौ सभ्यता स्थल भरतपुर में है। इसका उत्खननकर्ता कौन पढ़ा जाता है? उत्खननकर्ता R.C. अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल, 1963-64, हाँ जी ईस्वी। और नदी कौन सी? ये इसकी किस नदी के किनारे स्थित है? रूपारेल। किस नदी के किनारे? रूपारेल। यहाँ से यक्ष ओब्लिक जाखम बाबा, और कई किताबों में जाखम बाबा को लिखा जाता है जाखा बाबा, की प्रतिमा प्राप्त हुई। तो नौ के संदर्भ में ध्यान रखना है, रूपारेल नदी के किनारे विकसित हुआ और यहाँ से जाग्याक्षी याकम बाबा या जाखा बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई। ठीक भाई, ये चीज़ आप जानते हो। ये कुछ प्रमुख सभ्यता स्थल से जिनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी थी वो आपने शेयर की। कंपटीशंस के हिसाब से आपको वर्क करना होता है। आपकी और कोई जिज्ञासा के तहत कोई बात होती है तो आप लिख सकते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक, उनकी जानकारी को निश्चित रूप से मैं बताऊंगा। और
इसके बाद जो टॉपिक प्रारंभ होंगे वो आपके कंपटीशंस के अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक भाई, बताया जाएगा आपको, लेकिन पहले आपको ये नोट करना होगा।